हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए डिस्कशन करने से पहले अपन इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। किसी मॉलिक्यूल में या किसी मॉलिक्यूल के द्वारा IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवशोषित की जाती हैं तो अणु में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और इस वाइब्रेशन के लिए सामान्य जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके आधार से हम इसमें वेव नंबर ज्ञात करते हैं। जो IR है उसको सामान्य से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं नियर IR, इसकी जो वैल्यू होती है 12.5002 400 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। एक ऑर्डिनरी जो होता है ऑर्डिनरी IR रीजन जो होता है वैल्यू होती है 4000 to 666 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और एक साथ IR जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 500 सेंटीमीटर। तो सामान्यतः जो हम अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना का डिटरमिनेशन के लिए वो इस रीजन में करते हैं, ऑर्डर रीजन में करते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग करते हैं। अब हम बात करें IR की, तो IR की हम बात करते हैं तो सामान्यतः ये कहते हैं कि इसका जो लैम्डा है, लैम्डा ये कैलकुलेट नहीं करते भी हैं तो ये कहते हैं 8 × 10 इक्वल टू 6 लैम्डा को न्यू में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं न्यू बराबर C लैम्डा होता है। तो ऐड करने को याद रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब किसी अणु में वाइब्रेशंस होते हैं तो अणु उसी एनर्जी लेवल में वाइब्रेट करते हैं। इसके लिए एक फोर्स कांस्टेंट शब्द लिया आपने, इसे फोर्स कांस्टेंट में बात करें फोर्स कांस्टेंट इसको निकालने इक्वल टू 1/2 √K/μ होता है। यदि इसको C से डिवाइड करें तो μ/C इक्वल टू न्यू बार हो जाएगा, तो 1/2πc √K होगा। और यहाँ यदि K का मान ज्ञात करना चाहिए तो इसका अंतर करने के लिए हम इसे न्यू बार स्क्वायर 1/4π² एंड C स्क्वायर K/μ कर देंगे। तो K अपने पास में 4π² C² न्यू बार स्क्वायर न्यू लिखी जाएगी। यहाँ बात करें C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वह नंबर्स हैं, न्यू रिलीज मास है, इनका जो मान है वो अपने पास में m1 m2 इस प्रकार से फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जनरली एनर्जी से संबंधित 2-3 बातें थी जो हमने। अब बात करते हैं कि IR स्पेक्ट्रा कब आएगा। तो IR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन
अवशोषण, अर्थात किसी अणु के द्वारा अवशोषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वह अणु में वाइब्रेशन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाएगी तो अणु में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक शर्त। दूसरी कंडीशन है वाइब्रेशन जब स्टार्ट होगा जब अणु में परमानेंट डाइपोल मोमेंट को पवन की बात करते हैं तो हम कहते हैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई चार्ज। और ये एक वेक्टर राशि है तो सेम डायरेक्शन होती है तो हेड होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एक दूसरे में से कम होता है। जैसे हम बात करें होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें O2 है, H2 है, M2 है, CH2 आदि या CO2 है, इन सभी का डाइपोल म्यू 0 होता है। तो 0 होता है तो ये IR है। ये IR है, अर्थात IR रीजन में कोई अवशोषण नहीं करेंगे। ये इनकी सामान्य कंडीशन है। अब बात करते हैं कि वाइब्रेशन किस प्रकार से होता है, इसकी नेचर क्या होती है। तो इसकी बात कर रहे हैं तो हम एक शब्द लिखते हैं SHO। इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज ये कोई एक बाउंड्री है या एक यूनिटी और इसको मैं टोटल 8 और यहाँ कोई एटम ए है जिसका मास m1 है और यहाँ कोई एटम बी है जिसका मास, और ये एक स्प्रिंग नुमा बॉन्ड है, ये इनके मध्य बॉन्ड स्ट्रेच है। अब यदि इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींचूंगा तो ये डिस्टेंस इधर आ जाएगी। तो ये सपोज यहाँ आ गया, ये आ गया मास का कंस्टेंट रहेगा और ये बी और इसका मास बी हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x1 हुआ और ये x2 यहाँ से यहाँ ही दूरी। अब यदि मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये अंदर की तरफ जाएंगे और जितना खींचा था उतना ही जाएंगे। क्या दबाएंगे इसको तो ये हो जाएगा अपने पास में A और ये। इसके ऊपर जो फोर्स है वो F1 है तो ये x1 है, इसके ऊपर फोर्स F2 है तो ये F2 है। तो ये जो चीज आएगी ये पैरेलल के रूप में आ गई तो ये जगह। तो हमने ये देखा कि एक अणु में एटम जो हैं उनको एनर्जी या IR रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अवशोषण से
उनमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज व डिक्रीज होती है, और जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसका जो डिस्टेंस है वो समान होती है। जैसे ये हमने यहाँ से इसको स्ट्रेस किया, इसको छोड़ेंगे तो ये वापस यहाँ आ जाएंगे, इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये वापस इसी के क्रम में यहाँ चली जाएगी। तो जितना खींचा उतना ही वापस चला गया। तो जो समान दूरी जो हुई उसको हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर शब्द दिया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको थोड़ा सा आगे एक और समझेंगे। यहाँ फोर्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ फोर्स निकालते हैं तो फोर्स इक्वल टू हो जाता है डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स। अब जितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट होगा वो उसका डेल एक्स होगा। तो अब जैसे इसको छोड़ रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो हम इसको F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जो है या रिसोर्टिंग फोर्स है, यहाँ लिख देते हैं रिसोर्टिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल। अर्थात वो बल लगा रहे हैं, अब उसको अपोजिट दिशा में लगा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन कर दिया। अब इससे हम निकाल रहे हैं इसी से लेकर से श्रोडिंगर यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एक्स स्क्वायर टी माइनस बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी इसका मान बात कर रहे हैं तो ये फोर्सेज निकाल रहे हैं, तो ये हो जाती है अपने पास में 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास में आ गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड टी माइनस बी अपॉन एक ये शेप अपने पास आती है। और इस इक्वेशन में जब सोल्व करते हैं तो ई का मान जो आता है वो आता है हमारे पास में न्यू 1/2 अपॉन ये समीकरण। इस समीकरण में हम देख रहे हैं E इक्वल टू 1/2 या न्यू 1/2 एच न्यू है। यहाँ ये न्यू जो है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो ऑन होता है। जो जितने लेवल्स होंगे उतने वाइब्रेशन हो जाएंगे। एक्स यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, न्यू यहाँ ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो हम बात करें यहाँ यदि इस क्वांटम संख्या का मान 0 रखते हैं तो ई न्यू इक्वल टू आ जाता है 1/2 0। क्वांटम नंबर न्यू इक्वल टू 0 पे 1/2 आ रहा है, और इसे हम कहते हैं नल क्वांटम एनर्जी। नल क्वांटम क्रम शून्य ताप बिंदु। इससे प्राय यह है कि यदि एनर्जी का मान या क्वांटम संख्या 0 के ऊपर या 0 भी है तो वहाँ भी वाइब्रेशंस होते हैं, और जिसके लिए जिसका मान होता है वो 1/2 एच न्यू के बराबर होता है। ये हमने यहाँ देखा। अब जैसे हम बात करें इसके एनर्जी लेवल, इसी के एनर्जी लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको दोबारा ले रहा हूँ।
ये ले रहे हैं एनर्जी लेवल और देखिए एनर्जी ऐसे तो समझने के लिए हम ठीक है, ये हमारे पास जहाँ ये डिस्टेंस है इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट। और इसे हम एनर्जी तो सपोज एक एटम ले रहे हैं HCl जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो हम HCl ले रहे हैं और इसका हमें ऐसे तो समझना है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसके ऊपर हमने किसी पॉइंट पर जैसे ये Cl और इस Cl से एक निश्चित दूरी पर H एटम को इसको यही कांस्टेंट रहने देते हैं और इसको हम थोड़ा खींचते हैं। तो खींचेंगे तो इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमने सपोज इसको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं तो सपोज डिस्टेंस होगी। तो इन दोनों चीज हमने ये देखा, इन दोनों में ये देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस इंक्रीज उसको चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो भी एनर्जी का मान बढ़ता है, तो एनर्जी का मान ऊपर चला गया। और जब उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो भी एनर्जी का मान। इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक परमाणु को निश्चित रख करके दूसरे परमाणु को हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो एनर्जी का मान बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम उसको और ज़्यादा फोर्सेस करेंगे तो ये सपोज यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो बेसिक रूप से हमारे पास जो अर्थ आया वो ये हमारे पास में इससे क्या हुआ कि इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम व ज्यादा करने से एनर्जी का मान बढ़ रहा है। अब हम इससे बेसिक रूप से ये कहें कि सपोज इधर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव हो जा रहा है और यहाँ म्यू का मान ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी इसके लिए रहेगी EU = 1/2H। इसकी जब बात करेंगे तो इस फॉर्मूले में del E = μ 1/2H म्यू का मान रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + हाफ 3/2 तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3/2 आएगी। ये हो जाएगा 1 यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2.5 5/2 यदि यहाँ 3 रखते हैं तो E = 3 = 7/2 and E = 4 = 9/2 और इन दो का अंतर निकालेंगे। जैसे 0 से 1 में जा रहा है तो 3/2 - 1/2 होगा तो जो ये डिफरेंस होगा ये h में। यदि 1/2 का निकाल रहे हैं, 1 से 2 का निकाल रहे हैं तो 1 में एनर्जी लेवल 3/2 है तो 2 में 5/2 है तो इन दोनों का अंतर भी h में होगा। इसकी निकालेंगे तो भी h में होगा और इसकी निकालेंगे तो ये समान एनर्जी लेवल ये कह रहे हैं। एनर्जी लेवल में समान ये कह रहा है कि ये जो मूवमेंट होता है
ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अर्थात यदि हम किसी बॉल को नेक्स्ट लटका दिया जाए, उसको फोर्स लगा के छोड़ें, तो जितना उधर ले गए थे उतना ही इधर है। और यदि इसके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वैक्यूम है, तो ये जब तक जितना उधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा, इग्निस मोशन करता रहेगा। दोनों के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर रहेगा, इसीलिए इन्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा। इसी प्रकार से अणु में जो वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा कि दो एनर्जी के मध्य जो डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है और इस कांस्टेंट के कारण एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की भांति कार्य करता है। ये बात हमने इसके एनर्जी लेवल के लिए हमने कही। यहाँ जो एनर्जी लेवल इस प्रकार से अंतर कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चलिए डेल्टा ई इक्वल टू दो का निकालोगे तो E1 माइनस E2 या EV2 इक्वल टू EV। तो उसी तरह में निकालेंगे, जैसे यहाँ निकालेंगे, इसका निकालेंगे डेल्टा ई इक्वल टू 1 का निकाल रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 + 1/2 माइनस 0 1/2। तो काफी हमसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दो एनर्जी लेवल्स के मध्य जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये सिंपल हार्मोनिक के लिए एनर्जी। अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन रूल फॉर SHO। SHO के लिए सिलेक्शन रूल की बात करें, SHO के लिए सिलेक्शन रूल तो सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, +9 1 होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नेगेटिव का मतलब होता है इमिशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इन दोनों का अंतर 1 आता है। अब जिसको हम बेसिक रूप से जो हमने देखा कि डेल्टा ई इक्वल टू म्यू + 1 एंड +1/2 h म्यू माइनस म्यू 1/2। इसका सेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे और ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब एक छोटा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। वो कहते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। प्योर से बात करते हैं तो वाइब्रेशन पर कभी प्योर नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि इसके साथ में रोटेशनल होते हैं। वाइब्रेशन से लो में जब रोटेशंस होते हैं तो इसीलिए इसे प्योर नहीं मेजर कर सकते। और इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, उसमें स्पेक्ट्रा जो है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये इसका अपने पास में बेसिक कंसेप्ट था। अब जैसे डिटरमाइन ऑफ फोर्स कांस्टेंट की बात हम करें, वो हम कर चुके हैं। न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर 4π² में इक्वल टू के से हम फोर्स कांस्टेंट याद कर सकते हैं। और एक इसमें टॉपिक और है जिसको हम बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बोर्न एनर्जी। रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट सीधा साधा है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। पर जैसे कुछ लर्निंग डाटाज हैं कि फोर्स कांस्टेंट में होता है C1 C2 C3। तो जैसे जैसे बोर्न एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं हम
की जो फोर्स कांस्टेंट है वो इसके आइसोप्रोपोर्शनल होता है, ये इस प्रकार से। तो आज हमने ये देखा, इसे हम अगेन एक बार समराइज करना चाहें तो इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स कांस्टेंट K equal to 4 square C square y square mu S equal to G equal to mu 1 by 2 at mu and एनर्जी वैल्यू जब बात की तो हमने की वन बाई टू एच मी, 3/2 एच मी एंड 5/2 एच मी, या फिर एक्सप्रेशन की बात की ये बात हमने समझ की, जिसमें SHO में ये बताया कि किसी जो महत्वपूर्ण बात है वो बताएगी कि यदि एक डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं और ये इंटरव्यू डिस्टेंस है, इससे यदि बढ़ाएंगे तो एनर्जी अवशोषित होगी, अवशोषित एनर्जी होगी तो हमें यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ गया, ये वापस यहाँ आएगा, फिर वो ले जाएंगे, फिर वापस जाएगा, क्या जाएगा। इस पॉइंट से डिस्टेंस को कम व ज़्यादा करने से एनर्जी का मान बढ़ता है और अनस्टेबिलिटी आती है। थैंक यू। ओके।